हेलो। पिछले क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया था और थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ रिएक्शंस को लिखते हैं। आपको उसमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जैसे लुईस एसिड है, कैटायंस है। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जैसे एनायंस हैं और लुईस बेसिस। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको दिखाना है कि ये कहाँ जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। अच्छा, जो एडिशन रिएक्शन होता है वो तीन तरह का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Electrophilic addition reaction, in which there is addition of electrophile and then followed by the addition of nucleophile. Nucleophilic addition है, if there is addition of nucleophile and then followed by the addition of electrophile. Free radical addition reaction, if there is addition of free radical followed by the addition of free radical. तो आप इन प्रॉब्लम्स में आप दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा रहा है और पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा। समझ गए सवाल? अब हम लिखते हैं क्वेश्चन को। अब बच्चों, इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। आप इसे बनाओ, वीडियो पॉज कर लो और इसे बनाओ। आपने बना लिया होगा। अब यहां देखो, ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को मिलेगा।
there is addition of electrophile and then followed by the addition of nucleophile. That's why it is electrophilic addition reaction. यहाँ पे RCN पर चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में RCN इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है. यहां पे देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे. इससे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और वहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा. तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी. कार्बन की इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फिलिसिटी माने अट्रैक्शन, लब. इलेक्ट्रॉनों के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल के लिए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. इसलिए आप देखेंगे जगह जगह पर साइनाइड्स के रिएक्शन में, कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस में हम लोग कार्बन की न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी इसी तरह से बढ़ाते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देंगे तो कार्बन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. कार्बन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के लिए बढ़ जाएगी और उस पर कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर देता है. ऐसे एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है. तो यहाँ पे ये इस तरह से पाथवे दिखाया जाता है. अब यहाँ देखो, चूंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे जाएंगे और ये एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का. ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा. अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा. यहाँ चूंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर रहा है. ये आइसोसाइनाइड है, कार्बन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा. अब यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इससे कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा. यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल के रोल में है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है. आइसोसाइनाइड्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक जो सबसे खास बात है वो ये है कि एक ही कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करते हैं. ऐसा आपको जनरली नहीं मिलता. जो आइसोसाइनाइड्स में देखो, यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा है, इस पर न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा है. अब यहां देखो, न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन पे जा नहीं सकता क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. उसकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते. कार्बन पे जा नहीं सकता
क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए यहां हम कह सकते हैं नो साइट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। इसीलिए आइसोसाइनाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली नहीं होता। रेयरली कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता। इसलिए देखो, जो साइनाइड्स हैं इनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है और इनकी बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है, लेकिन जो आइसोसाइनाइड्स हैं उनकी केवल एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। आइसोसाइनाइड्स की केवल एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। ये RCN है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे RCONH2 बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनेगा। और ये अमोनिया एसिडिक मीडियम में अमोनियम आयन बनाएगा। इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, एमाइड बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनेगा, और ये एल्कलाइन मीडियम में RNC में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, फॉर्मिक एसिड का सेकेंडरी एमाइड बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, इसको प्रोटोनेट करोगे, RNH3+ में। आइसोसाइनाइड्स की बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होती। आइसोसाइनाइड की बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अगला इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस और नियोमेरिज्म। अच्छा, रेजोनेंस को
हाइजेनबर्ग एक क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने रेजोनेंस को मैथमेटिकली स्टैब्लिश किया। क्वांटम मैकेनिक्स से उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रेजोनेंस को मैथमेटिकली प्रूव किया, स्टैब्लिश किया, और उन्होंने इसका नाम रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट दिया। इसी फिनोमेना को, सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को इन गोल्ड ने किया और उन्होंने रेजोनेंस को एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश किया और उन्होंने इसका नाम मीजोमेरिज्म रखा और मीजोमेरिक इफेक्ट रखा। सेम फिनोमेना को हाइजेनबर्ग ने मैथमेटिकली स्टैब्लिश किया और इन गोल्ड ने एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश किया। हाइजेनबर्ग ने इसका नाम रेजोनेंस इफेक्ट रखा, उन्होंने रेजोनेंस कहा, और इन गोल्ड ने इसका नाम मीजोमेरिज्म और मीजोमेरिक इफेक्ट रखा। आर इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों बेसिकली सेम है और ये अलग अलग स्ट्रीम के साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग ढंग से इस्टेब्लिश किया। रेजोनेंस में इट इन्वॉल्व्स delocalization of pi electrons. Polarity developed due to delocalization of pi electrons is called as resonance effect. R effect or EM effect. रेजोनेंस के लिए जो कंडीशंस हैं, रेजोनेंस में कंजुगेशन होना चाहिए, यानी अल्टरनेट बॉन्ड का अंतर्देक होना चाहिए। कंजुगेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर से, नेगेटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से,
और ऑड इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन होना चाहिए। ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। सुटेबल एनर्जी की ऑर्बिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए। रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं उनमें एटम्स की, ग्रुप्स की, यानी स्केलेटन नहीं बदलेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। मॉलिक्यूल का स्केलेटन सिग्मा इलेक्ट्रॉन तय करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से एटम्स की, ग्रुप्स की, न्यूक्लियाई की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं उनमें पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो रेजोनेंस की जरूरत तब पड़ती है जब किसी मॉलिक्यूल, आयन या रेडिकल को किसी सिंगल बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर से न दिखाया जा सके। कोई एक सिंगल बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी से जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वह अगर किसी मॉलिक्यूल को, रेडिकल को या आयन को कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर खींचें और उन सारे स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बने, एक्चुअल हाइब्रिड बने, वह उस मॉलिक्यूल को, आयन का या रेडिकल को एक्सप्लेन करे, तो वहां पर रेजोनेंस है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और अनपर्टर्ब्ड फॉर्म कहते हैं। फिर से सुन लो बच्चों, रेजोनेटिंग फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और अनपर्टर्ब्ड फॉर्म कहते हैं। और जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा वो इन सभी के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनेगा। इसको समझने की जरूरत है। यानी जब किसी मॉलिक्यूल को, आयन को या रेडिकल को कोई एक बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर, एक सही स्ट्रक्चर जो वैलेंस बॉन्ड थियरी से करेक्ट स्ट्रक्चर है, वह एक्सप्लेन न कर सके, उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर खींचे जाए। वो कैसे स्ट्रक्चर हों? बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर हों जो मॉलिक्यूल की अधिकांश प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें, लेकिन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन न कर सकें, तो उन्हें हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और अनपर्टर्ब्ड फॉर्म कहते हैं। और एक्चुअल हाइब्रिड इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। और उसमें जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, एक्चुअल हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो रेजोनेटिंग फॉर्म्स मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर। उसमें वैलेंसी के जो रूल्स हैं उनका पालन होना चाहिए। बैलेंस बॉन्ड थियरी शुड बी ओबेड। लेकिन जो स्ट्रक्चर कई स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा
वो कभी भी बोनाफाइड नहीं होगा। इसलिए जो एक्चुअल हाइब्रिड होता है वह नॉन बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर होता है। समझा? कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन किसका होना चाहिए? पाई का पाई से, पाई का लोन पेयर से, हार्ड इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव चार्ज से या निगेटिव चार्ज से कंजुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। सूटेबल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जो डीलोकलाइजेशन को फैसिलिटेट करें। ओरिजिनेटिंग फॉर्म्स में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। जैसे देखो कंजुगेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज ब्यूटा 1,3-डाइन। यहां देखो पाई का पाई से कंजुगेशन। अब यहां पे हम पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं। ये दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब इसको देखो, ये 3 रीजनेटिंग फॉर्म। इसी तरह देखो ये विनाइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? विनाइल हैलाइड। यहां लोन पेयर का पाई से कंजुगेशन है। अब हम लोन पेयर को डीलोकलाइज कराएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा। रेजोनेंस बनाने आना चाहिए, इसको सीखना होगा कैसे रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं और फिर कैसे वो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। ये एलाइल कार्बेनाइन है। कौन सा कार्बेनाइन है बच्चों? एलाइल कार्बेनाइन। अब यहां देखो निगेटिव चार्ज का पाई से कंजुगेशन।
ये एलाइल कार्बोकेटायन, ये एलाइल कार्बोकेटायन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन है। ये बच्चों एलाइल फ्री रेडिकल है। कौन सा फ्री रेडिकल है? एलाइल फ्री रेडिकल। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन। यहाँ हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हाफ इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब आपका मन है तो इतना ही दिखाओ, और नहीं तो आप ऐसे दिखाना चाहते हैं दिखाओ। कहीं कहीं जैसे आप देखो, जैसे विनाइल अमीन है, अब ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन में है। तो अगर लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन में है तो वह प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए, इसका sp2 है, इसका sp2 है, इसका भी sp2 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन में है तो वहाँ वह प्योर पी ऑर्बिटल में होगा, और वह उसका हाइब्रिडाइजेशन वो नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम नाइट्रोजन का sp3 कर दें तो रिजोनेंस ही नहीं होगा, और विनाइल अमीन की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होगी। अब यहाँ देखो ये डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। क्या कोई भी एटम या ग्रुप अगर रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर देता है, इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे बाय द रिजोनेंस, it is said to exert plus R or plus M effect. And if reverse is true, if a group attracts electron towards itself by resonance, it is said to exert minus R or minus M effect. Here NH2 is exerting plus R effect. You can say
प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। Here you can see that this NH2 group is exerting minus I effect because nitrogen is more electronegative than carbon, and plus R effect, minus I and plus R. ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो रेजोनेंस में अगर ऑर्बिटल ओवरलैप सही है और चार्ज का जो एकोमोडेशन है वो प्रॉपर है, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेट करेगा। जब ऑर्बिटल ओवरलैप सही नहीं है और चार्ज का एकोमोडेशन सही नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। जनरली अगर NH2 है, NHR है, NR ट्वाइस है, OH है, OR है, NHCOR है, OCOR है, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन में है तो इनका प्लस आर इफेक्ट इनके माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेट करेगा। ये पॉइंट आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे अगर हम यहाँ Y ले लें और ये Y है NR ट्वाइस, NHR, OR, NSCOR, OCOR। यहाँ पर ये माइनस आई पे लगा रहे हैं, प्लस आर पे लगा रहे हैं, प्लस आर स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई। आप इतने ग्रुप का हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैप सही है और चार्जेस का एकोमोडेशन अच्छा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन आया। और इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा वो इस क्रम में होगा। इसी तरह देखो बच्चों, जैसे विनाइल अल्कोहल है, यहां देखो दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का जो कंजुगेशन है हम एक ही लोन पेयर से लेंगे क्योंकि रेजोनेंस में तो एक ही हिस्सा लेगा। तो यहाँ इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 है और इसका sp2। sp2 इसलिए है क्योंकि एक लोन पेयर तो प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा और दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है।
जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। यहाँ भी ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर विल बी स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई, और यहाँ ऐसे हो जाएगा। ये विनाइल अल्कोहल का होगा। हम कुछ मॉलिक्यूल देते हैं आपको, आप इसमें इनके रिजनेटिंग फॉर्म खींचो। रिजनेटिंग फॉर्म खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर प्रॉपर्टी से उसको कोरिलेट करना। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आई थिंक यू आर डूइंग इट वेरी सीरियसली। इसको सिस्टमेटिकली करना है, सीरियसली करना है। तभी ये सब चीजें सीखोगे। इनके आपको ओरिजिनेटिंग फॉर्म बनाने हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इनके ओरिजिनेटिंग फॉर्म बनाइए, और फिर हम बनाते हैं, और देखिए सही बनाया गलत बनाया। आपने बना लिया होगा। ये देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर को ओपन करना होगा। अब लोन पेयर का पाई से कंजुगेशन है। यहाँ जो OH ग्रुप है, माइनस आई प्लस आर लगाया, प्लस आर विल बी स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई। जो हैलो ग्रुप होता है वो हमेशा, अगर इसे पाई का कंजुगेशन प्राप्त है तो माइनस आई प्लस आर लगाता है, एंड माइनस आई विल बी स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर।
कार्बोक्सिलेट एनायन है। ये देखो जैसे हेलोजेंस हैं, फ्लोरो है। अब ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये माइनस आई प्लस आर इफेक्ट आता है। इस केस में कार्बन की वैलेंस शेल सेकेंड है, फ्लोरीन की वैलेंस शेल सेकेंड है, तो यहाँ बैलेंस सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी कंपेरेबल है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और ये पॉजिटिव चार्ज का वर्स्ट एकोमोडेटर होगा। रेजोनेंस कब अच्छा होगा? जब डीलोकलाइजेशन अच्छी तरह से हो जाए और चार्ज का एकोमोडेशन अच्छे से हो जाए, चार्ज का एकोमोडेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज का वर्स्ट एकोमोडेटर है, इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट प्लस आर पे डोमिनेटिंग है। और हैलोजेंस में यहाँ देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले पर्याप्त रूप से कम है। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा होगा कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी और प्योर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स having unpaired electrons with opposite spin, parallel arrangement, equal or nearly equal energies. But in this case, there is difference in the energy. So that will decrease the effectiveness of pi bond and so the resonance. कार्बन की बैलेंस सेल सेकेंड है, क्लोरीन की बैलेंस सेल थर्ड है, दोनों की पी ऑर्बिटल की एनर्जी में अंतर है। 2p और 3p ऑर्बिटल का ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए इसका रेजोनेंस इफेक्ट इसके इंडक्टिव इफेक्ट से वीकर है। ब्रोमो और आयोडो के साथ और गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट का क्रम यह है, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंजुगेशन में है और प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं
तो प्लस आर इफेक्ट और तेजी से गिरेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट तेजी से घट रहा है। तो जिस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जिस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वह इफेक्ट तो धीरे धीरे घट रहा है, और जिससे दे रहे हैं वो ड्रेस्टिकली घट रहा है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप इफेक्टिव नहीं है। इसलिए जो फ्लोरो है बेटा यहाँ, वो सबसे विड्राइंग विड्राइंग है। जैसे हम लोगों को लगेगा कि फ्लोरो सबसे ज्यादा विड्राइंग है, लेकिन फ्लोरो सबसे कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रा करने और डोनेट करने का जो डिफरेंस है वो सबसे कम फ्लोरो की केस में होगा। इसीलिए अगर हेलो ग्रुप -I और +R लगा रहा है, तो जो फ्लोरो ग्रुप है दैट विल बी लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग अमंग द हेलो ग्रुप। इस बात की जरूरत आपको पड़ेगी, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि इधर इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट तेजी से कम हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट तेजी से क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बैलेंस सेल की एनर्जी में अंतर होता जा रहा है, साइडवेज ओवरलैप की इफेक्टिवनेस घट रही है और रेजोनेंस इफेक्ट वीकर होता चला जा रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट तेजी से घट रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में अमंग हेलो इथीन, फ्लोरोइथीन विल बी इन फ्लोरोइथीन, फ्लोरो ग्रुप will be least electron withdrawing among the haloethenes. Fluoro will be least electron withdrawing among the haloethene. Clear? तो ये हमने इसका बताया। कुछ और आप खींच सकते हैं रेजोनेंस। ये सारी बातों का अभ्यास करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है और उसमें कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। अगर ये नहीं सीखे तो थोड़ा सा आपको समस्या हो जाए। इस पॉइंट को सीखना ही सीखना है। ये रूल्स हैं ना, सैकड़ों जगह लगेंगे, आप जितना पढ़ेंगे हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमने एक्रोलीन दिया था आपको, पहले हमने स्ट्रक्चर को ओपन किया। स्ट्रक्चर आप ओपन नहीं करेंगे तो आपको कंजुगेशन नहीं दिखेगा। तो बेटा मैंने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। ये एक्रोलीन का स्ट्रक्चर है, इसका आईपीएसी नेम है प्रोपिनल एक्रोलीन। इसको हम ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से बनाते हैं। ग्लिसरॉल को KHSO4 से हीट करते हैं तो एक्रोलीन बनता है। अब यहां देखो CHO ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये -I लगाया क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। हाइब्रिडाइजेशन आप देख लो, sp2 है, sp2 है, sp2 है। sp2 with partial positive charge will be more electronegative than sp2 without charge। तो -I लगाया और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए -R लगाया। ऑर्बिटल ओवरलैप सुटेबल है, चार्ज का अकोमोडेशन अच्छा है, -R will be stronger than -I। CHO यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के रूप में काम करेगा।
हम ऐसे भी डिलोकलाइजेशन ले सकते हैं। ये जो थर्ड रिजनेटिंग फॉर्म है, देखो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे हैलोजेंस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी रिजनेटिंग फॉर्म में अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है और इनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो वह फॉर्म हाईली अनस्टेबल होगा, वेरी हाई एनर्जी का होगा और एक्चुअल हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होगा। इसलिए हम लोग थर्ड को नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। लेकिन जहां पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है और उनका ऑक्टेट पूरा है, तो वह स्ट्रक्चर अनस्टेबल तो है, लेकिन फिर भी इतना अनस्टेबल नहीं है कि उस रिजनेटिंग फॉर्म का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल हाइब्रिड में सिग्निफिकेंस बना है। जैसे देखो यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन तमाम ऑब्जर्वेशंस में इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इथाइल क्लोराइड के मुकाबले, और उन तमाम ऑब्जर्वेशंस में उसका रोल आएगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ऑक्टेट पूरा है। यहां देखो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसलिए यह फॉर्म वेरी हाईली अनस्टेबल होगा और एक्चुअल हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा। इसी तरह देखो एक्राइलोनाइट्राइल का मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया था रेजोनेंस बनाने के लिए। एक्राइलोनाइट्राइल का मॉलिक्यूल, ये एक्राइलोनाइट्राइल का मॉलिक्यूल है। अब यहां देखो हमने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया तो आपको पाई का पाई से कंजुगेशन दिख गया। अब यहां देखो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आर लगा रहा है, डिलोकलाइजेशन सही है, चार्ज का एकोमोडेशन सही होगा, इसलिए माइनस आर विल बी स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई। अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ले लें, यहां देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है
और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस थर्ड फॉर्म का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल हाइब्रिड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो बच्चों, जो जो रिजनेटिंग फॉर्म मैंने बनाया सारे बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर थे, सभी में बैलेंस बॉन्ड थियरी के रूल्स का पालन हुआ है। ऑल आर बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर। जहां चार्ज आया है, जहां पाई बॉन्ड आया है, वो सब रीजनेबल है, वो बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार है, इसलिए ऑल आर बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर। उनके कंट्रीब्यूशंस जो एक्चुअल हाइब्रिड बनेगा वह नॉन बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर होगा। अभी ये कंटिन्यूड रहेगा, इसको हम अगले लेक्चर में भी बताएंगे।